हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एमपीएससी 04 सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न इंडिया। ये जो सब्जेक्ट है इसकी यूनिट 1 के ऊपर जो है प्री मॉडर्न सोशियो रिलीजियस पॉलिटिकल थॉट इन इंडिया द डाइवर्स स्ट्रैंड्स। जो पहला वर्ड यहाँ पे प्री मॉडर्न है इस पर फोकस करें। प्री मॉडर्न का जनरली हम मतलब निकालते हैं कि जो ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स के आने के जो पहले का जो टाइम है इसको हमने प्री मॉडर्न फेज़ बोल दिया, और जो बाद वाला है इसको हमने मॉडर्न बोल दिया। अब ऑब्वियस सी बात है कि प्री मॉडर्न में फिर दो आएंगे, एक तो एंशियंट आ जाएगा और एक आपका आ जाएगा जो मिडाइवल वाला है ना। तो एंशियंट वाले में हम चर्चा करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन और उस समय के जो पॉलिटिकल थॉट थे उसके बारे में, जो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे। मिडाइवल में बात हम करेंगे जो मुग़ल टाइम में जो पॉलिटिकल थॉट या पॉलिटिकल ट्रेडिशंस मेजरली रहे हैं उनके बारे में। चैप्टर के लास्ट में रिलीजन और पॉलिटी इन दोनों के रिलेशनशिप को बताया गया है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इस चैप्टर में चीज़ आपको समझ में आएगी वो ये आएगी कि आखिर ये पॉलिटिकल थॉट की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये पैदा कहाँ से हुआ, है ना। और मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को समझें, क्योंकि बिना बैकग्राउंड को समझे हम ये नहीं समझ पाएंगे कि आज जो हमारा पॉलिटिकल थॉट है वो ऐसा क्यों है, उसमें इतनी डाइवर्सिटी क्यों है और क्यों इतनी डाइवर्सिटी को लेके हमें चलना पड़ा है। ठीक है, तो जैसा इंट्रोडक्शन में बताया है कि टू अंडरस्टैंड द मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट इट्स एसेंशियल टू हैव अ ब्रॉड व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल प्रोसेस थ्रू विच द मॉडर्न पॉलिटी हैज इमर्ज्ड। मतलब कि हमें हिस्टोरिकल प्रोसेस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली उसी से हमारी आज की जो मॉडर्न पॉलिटी है ये इमर्ज आउट हुई है। चैप्टर यहाँ पे हमारी जो इंडिया की सिविलाइजेशन है इसको कंपेयर करता है ग्रीक सिविलाइजेशन से। जैसे ग्रीक सिविलाइजेशन में प्लेटो हुए हैं, एरिस्टोटल हुए हैं, वैसे ही हमारी सिविलाइजेशन में जो पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं उनमें आप कौटिल्य को जानते हैं जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। साथ में ऐसे बहुत से हमारे पास में टेक्स्ट मौजूद हैं जो स्टेट क्राफ्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। कौन से टेक्स्ट हैं? जैसे मनुस्मृति हो गया या आइन अकबरी जो मुगल टाइम पीरियड की हमें कुछ जानकारी देता है उस समय के पॉलिटिकल ट्रेडिशन के बारे में। तो ऐसे बहुत से हमारे पास में टेक्स्ट अवेलेबल हैं। ऐसे हमारे देश में एंशिएंट टाइम में लोग भी हुए हैं जिन्होंने पॉलिटिकल थॉट के ऊपर काफ़ी काम किया है। ठीक है, तो साथ में अगली बात ये आती है कि क्या आज जो हम कॉन्सेप्ट देखते हैं डेमोक्रेसी का, वेलफेयर स्टेट का या लोकल गवर्नेंस का, ये क्या आज ही के कॉन्सेप्ट हैं? क्या ये ओवरनाइट डेवलप हुए हैं? तो ऐसा नहीं है। चाहे आप जो कॉन्सेप्ट देखें मोनार्की के या रिपब्लिक के या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनके, या वेलफेयर स्टेट, जैसे कि वेलफेयर स्टेट की जो बातें कही गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में कही गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें ये बात कही गई है ना। फिर डिप्लोमेसी हो गया, एस्पायोनेज सिस्टम हो गया। एस्पायोनेज सिस्टम का मतलब होता है कि जो गुप्तचर लोग होते हैं ना, पहले गुप्तचर हुआ करते थे, तो ये उनके बारे में है। स्पाई, जिसे स्पाई कहते हैं, या फिर और भी दूसरे जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी चर्चा कह लो आप। तो ये सारे कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट डेवलप हुए हैं, हमें हमारे एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट में इन चीज़ों के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला बात होती है कि स्टेट, सोसाइटी और गवर्नेंस, इनके इंटरलिंकेज की बात। ठीक है तो स्टेट, सोसाइटी और गवर्नेंस ये तीनों आपस में कैसे इंटरलिंक है इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के पहले कि ये पॉलिटी और ये गवर्नेंस और आर्ट ऑफ गवर्नेंस की जो बातें आती है बाद में वो कैसे आई। ठीक है, तो जब हम इसके लिए अपने पास्ट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ जो लोग रहते थे वो स्मॉल ग्रुप्स में रहते थे, छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे। और उनके जो ग्रुप्स में रहने का जो मतलब अब कोई संबंध तो होगा, मैं किसी के साथ में अगर रह रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है वो मेरा दोस्त है, या मतलब एक एक होता है कि हमारा एक संबंध है कि हम पड़ोसी हैं, पर किस बेसिस पे हम पड़ोसी हैं। आज के टाइम में वो चीज़ अलग हो सकती है, पहले के टाइम में अलग थी। पहले क्या होता था, जो छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग रहते थे तो वो किनशिप टाइज के बेसिस पे रहते थे। ये जो वर्ड दिया है किनशिप टाइज, किनशिप टाइज का मतलब ये होता है कि या तो आपके उस व्यक्ति के साथ में ब्लड रिलेशन है, खून का रिश्ता है, या फिर जो दो फैमिलीज जिनके बीच में शादी वगैरह हुई है तो वो आपस में एक संबंध में बंध गए हैं, तो वो भी आपका रिलेटिव हो गया, तो उसको भी आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने ग्रुप में या अपने ग्रुप में मिला लिया। तो इस तरह से या तो लोगों के खून के रिश्ते हैं या आपस में उनके कुछ संबंध स्थापित हुए हैं, इस तरह के जैसे विवाह वाले संबंध हो गए, तो उस बेसिस पे लोग ग्रुप्स बना के रहा करते थे। पॉपुलेशन कम थी, लोग आराम से ज़िंदगी जी रहे थे अपना। मतलब ऑब्वियस चैलेंजेस तो लाइफ में होते रहते हैं, लेकिन जो गवर्नेंस की नीड है वो कहाँ से पैदा हुई, एक अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने की जो नीड है वो कहाँ से पैदा हुई, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो जैसा हमने देखा कि पहले लोग स्मॉल ग्रुप्स में रहते थे, किनशिप टाइज उनका बेसिस हुआ करता था, और उस समय ऐसी कोई नीड फील नहीं की गई थी कि हमें कोई अथॉरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को कंट्रोल करने की ऐसा कोई ज़रूरत ज़्यादा थी नहीं। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ कि पॉपुलेशन ग्रो आउट करती है, पॉपुलेशन में ग्रोथ आता है। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्सेज तो पहले जितने अवेलेबल थे उतने ही हैं,
ऑब्वियस सी बात है कि आपको अपने रिसोर्सेस अब किसी और के साथ शेयर करना है। जब आप अपने रिसोर्सेस किसी और के साथ शेयर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्लैशेस बढ़ेंगे। अब ये जो क्लैशेस बढ़ना चालू हुए तो एक अथॉरिटी की नीड फील की गई कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कहीं जा रहा है अपना सामान लेके शिकार विकार करके जा रहा है और तुमने उससे कुछ ने छीना झपटी कर ली और जाके ले जा लिया, उसका सारा सब कुछ छीन लिया, किसी ने किसी को मार दिया, चलते फिरते लूटपाट हो गई। ये तो अराजकता का माहौल फैल जाएगा। ऐसे में तो फिर बस सब लड़खट के मर जाएंगे। तो ये नीड फील की गई कि एक अथॉरिटी होनी चाहिए, एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जिसकी बात सभी को मानना पड़े, जो व्यवस्था स्थापित करे, जो कमज़ोरों को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, तो एक ऐसी अथॉरिटी की नीड फील की गई जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, जिसे हर कोई ओबे करे। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो लोगों के छोटे छोटे ग्रुप थे ये साथ आने लगे, ये पास में आने लगे और इन्होंने सोसाइटी को जन्म दिया। ये और सोसाइटी फॉर्म हुई। ठीक है, उसके बाद में जब समय के साथ चीज़ें आगे बढ़ती गई तो धीरे धीरे ये इसने स्टेट का फॉर्म ले लिया और स्टेट एग्जिस्टेंस में आया। अब ऑब्वियस सी बात है कि एक स्टेट है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो उसको गवर्न करने के लिए गवर्नेंस की ज़रूरत है, जो अथॉरिटी की हमने बात की। तो पहले छोटे ग्रुप्स थे, फिर वो हमने देखा कि पॉपुलेशन बढ़ी, इसको उनके बीच में क्लासेस बढ़े, उन्होंने अथॉरिटी की नीड फील की कि उन्होंने एक अथॉरिटी इस्टेब्लिश की होगी। धीरे धीरे वो सोसाइटी का उसने फॉर्म ले लिया, जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे वो पास में आए, उन्होंने सोसाइटी का फॉर्म लिया, फिर सोसाइटी से वो स्टेट के फॉर्म में कन्वर्ट हुई और फिर एक बड़े ग्रुप को या बड़ी पॉपुलेशन को गवर्न करना पड़ा। तो यहाँ से बात हुई कि भैया हम गवर्न कैसे करें, हम कैसे लोगों को उस तरह से गवर्न करें कि वो हमारी बात को माने, वो हमारे खिलाफ विद्रोह न करें, है ना, और समाज में एक व्यवस्था स्थापित रहे, अराजकता का माहौल ना बने। तो उसके लिए यहाँ से पैदा हुआ आर्ट ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नेंस की कला। सो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि जो इंडिविजुअल नीड्स थी, हमारी व्यक्तिगत जो ज़रूरतें थी, उन्होंने सोसाइटी को जन्म दिया और सोसाइटी की जो कलेक्टिव नीड थी, इस कलेक्टिव नीड ने धीरे से बहुत से अलग अलग स्ट्रक्चर्स को जन्म दिया और अलग अलग थ्योरीज को जन्म दिया, जिन्हें हम स्टेट और गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। देखिए, आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज की अपनी जिम्मेदारियाँ हैं और उस समाज के प्रति आपकी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं। उस समाज की जिम्मेदारी है कि वो आपको उचित अवसर उपलब्ध कराए, सही एनवायरनमेंट दे, ताकि आपका जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है, ओवरऑल जो आपकी ग्रोथ है, वो हो सके, है ना। जिस सोसाइटी में आपको दबाया जा रहा है, आपको कुचला जा रहा है, आपको मतलब टॉर्चर किया जा रहा है, उस सोसाइटी में आप ऑब्वियस सी बातें ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से सोसाइटी की एक कलेक्टिव नीड होती है। कलेक्टिव नीड का मतलब ये है कि वो सबको लेके चलती है ना, सभी का विकास हो। तो इस सोसाइटी की कलेक्टिव नीड ने धीरे से स्टेट और गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया था। ठीक है, इसलिए हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस सोशल हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को समझें। ठीक है, अगर हमें स्टेट के इवोल्यूशन को समझना है तो हमें उसके पीछे के सोशल हिस्टोरिकल या सोशियो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि सोसाइटी में क्या चेंजेस आए और कैसे कैसे ये नीड फील की गई कि एक अथॉरिटी इस्टेब्लिश की जाए और उसने कैसे कैसे धीरे धीरे उस अथॉरिटी के फॉर्म या उसके रूप बदलते गए और गवर्नेंस का आर्ट डेवलप होते गया। ठीक है, इन सब चीज़ों को दिमाग में रख के हम जब हम देखते हैं कि हमारा जो देश है इंडिया, ये अगर हम इसे देखें कि ये वैदिक सिविलाइजेशन से लेकर अभी तक के बहुत से फेसेस से गुजर चुका है। ठीक है, वैदिक सोसाइटी से लेके ब्रिटिश रूल तक के इंडिया जो है बहुत से फेसेस से गुजरा है। वो ऑब्वियस सी बात है कि मान लीजिए वैदिक सोसाइटी या वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम में एक हमारा गवर्न करने का तरीका रहा होगा। धीरे से फॉरेन इन्वेजन हुए, वहाँ से जो लोग आए उनका अपना गवर्न करने का तरीका था। ऑब्वियस सी बात है उन्होंने सारा यहाँ तो थोप नहीं पाए होंगे, कुछ यहाँ के तरीके में लेकिन चेंजेस ज़रूर आए होंगे। दोनों ट्रेडिशंस आपस में मिले होंगे, दोनों गवर्न करने के तरीके, आर्ट ऑफ गवर्नेंस आपस में मिली होगी, उनके बीच में इंटरप्ले हुआ होगा और एक उसमें कुछ चेंजेस के साथ में एक नया पॉलिटिकल ट्रेडिशन डेवलप हुआ होगा। फिर धीरे से ब्रिटिशर्स आए तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि समय की ज़रूरत के हिसाब से पॉलिसी में चेंजेस, गवर्न करने के तरीके में चेंजेस हुए होंगे। तो ऐसे करते करते हम अलग अलग फेजेस से गुजरे हैं और उन फेजेस का हमारी जो गवर्नेंस के तरीके हैं, हमारा जो स्टेट क्राफ्ट है, उन सब के ऊपर एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रहा है और इन सब चीज़ों ने हमारे स्टेट क्राफ्ट को, आर्ट ऑफ गवर्नेंस को मैच्योर होने में, डेवलप होने में, टाइम के साथ में खुद को चेंज करने में काफ़ी मदद की है। ठीक है, और यहाँ पर जिन टेक्स्ट की बात की गई है वो है मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, फतवाए जहांदरी, आईने अकबरी, जिन्हें की बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट माना जाता है अगर आपको यहाँ की पॉलिटिकल थॉट को समझना है इंडिया के। ठीक है, सो जो चैप्टर का जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें बोला है कि आपको इस बारे में बताएंगे कि मतलब जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन है, बुद्धिस्ट है, जैन लिटरेचर है या इस्लामिक पॉलिटिकल ट्रेडिशन है, ये सब क्या थे। और लास्ट में जैसे मैंने कहा था कि रिलीजन और स्टेट या पॉलिटी, इसके इंटरप्ले, इसके जो रिलेशनशिप है, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत कुछ जानने मिलेगा कि कैसे एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक क्या हमारा पॉलिटिकल थॉट डेवलप हुआ है, नीड क्या फील की गई थी पॉलिटिकल थॉट या पॉलिटिकल एक ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट को डेवलप करने की, एक अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करने की। सो इंटरेस्टिंग है। अब एक सवाल यहाँ पे आप सोचिए कि और जब हम अथॉरिटी को डेवलप करने की बात करते हैं या अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं तो ये आपको कुछ ऐसा नहीं लगता है कि जैसे आपका समाज है, आपका एक सोसाइटी है, मान लीजिए आपकी कॉलोनी है,
कॉलोनी में सब लोग सोचते हैं कि नहीं यार, हम किसी एक पर्सन को या किसी एक ग्रुप को एक छोटा सा ग्रुप बना देते हैं जो यहाँ की सारी व्यवस्थाएं मेंटेन करेगा और जो हमारे ऊपर मतलब जिसका आदेश भी हमको मानना पड़ेगा। तो आपको लगता है एक कॉम्प्रोमाइज़ टाइप की चीज़ है कि हम उसका आदेश भी मानेंगे, लेकिन वो इस बदले में हमारे लिए व्यवस्थाएं बना के देगा। तो थोड़ा सा सोचिए कि आपने कभी बचपन में कोई ऐसा खेल खेला है जिसमें आपने ऐसी अथॉरिटी इस्टेब्लिश की थी। सोच के रखिएगा, अगले लेक्चर में, अगले सेक्शन में इस बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।